बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा एंट्रोपी के बारे में नेक्स्ट लेक्चर है। हमने इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो पढ़ा है कि एंट्रोपी होती क्या है, उसको थ्री वे से डिफाइन किया था। उसके बाद फिर हमने चेंज ऑफ एंट्रोपी का टॉपिक पढ़ा। उसके बाद हमने चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज ऑफ एंट्रोपी ड्यूरिंग द इरिवर्सिबल प्रोसेस। फिर हमने प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी पढ़ा। अब उसके बाद जो हमारे पास ये नेक्स्ट टॉपिक जो है ये है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी के। एंट्रोपी की फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होती है, या इससे क्या हम फायदा उठा सकते हैं। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसको एज इट इज़ एक्सप्लेन करना जो है वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि ना तो हम इसको टेम्परेचर की तरह, प्रेशर की तरह, वॉल्यूम की तरह महसूस कर सकते हैं कि जैसे किसी सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज करे तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है या प्रेशर इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरीके से हम इसको महसूस नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद भी इसकी जो अहमियत है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर वो बहुत ज़्यादा है। आइए हम थोड़ा सा इसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ऑल दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव द आइडिया ऑफ एंट्रोपी एज देयर इज नो फिजिकल मेथड टू डिटरमाइन इट। कोई फिजिकल मेथड नहीं है कि हम कोई चीज़ चेंज हो रही हो सिस्टम के अंदर और हम कह देंगे ये एंट्रोपी है। That is, it cannot be felt like temperature, pressure, volume, and does not produce any effect which can be demonstrated. कोई ऐसे इफेक्ट भी उससे पैदा नहीं होता कि जिसको हम कह सके कि ये एंट्रोपी है। इन तमाम बातों के बावजूद एंट्रोपी जो है वो इसका ग्रेट सिग्निफिकेंस है थर्मोडायनामिक्स के अंदर। एंट्रोपी इज अ रियल फिजिकल क्वांटिटी डिफाइंड बाय द इक्वेशन। ये इक्वेशन हम पहले पढ़ चुके हैं कि ds इज इक्वल टू dq ओवर टी के, या ये भी हमने पढ़ा था एस डी माइनस एस ए इज इक्वल टू इंटीग्रल लिमिट ए टू बी डी क्यू ओवर टी के। और ये एस बी माइनस एस ए क्या था कि सिस्टम चेंजेस फ्रॉम स्टेट ए टू द स्टेट बी, और उस दौरान जो चेंज इन एंट्रोपी होता है उसको हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो एंड पोजेसेस द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये जो एंट्रोपी है इसके चंद फवायद जो है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं कि just like temperature remains constant in isothermal process, the entropy remains constant during an adiabatic process। ये हम इसका सबूत भी पढ़ चुके हैं। लास्ट पे हम ये अलग से क्वेश्चन भी आता है, prove that the entropy of an adiabatic system remains constant। जैसे टेम्परेचर जो है वो एसोथर्मल प्रोसेस में कांस्टेंट होता है, इसी तरीके से एंट्रोपी जो है वो एडियाबेटिक प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट होती है। और दूसरा पॉइंट आप देखें तो it is defined definite single valued function of thermodynamics variable describing the state of the working substance। ये सिंगल वैल्यूड जो है फंक्शन है। नंबर 3 जो है इन एवरी नेचुरल प्रोसेस दैट इज इरिवर्सिबल चेंजेस देयर इज ऑलवेज एन इंक्रीज इन एंट्रोपी। हमने इसको ये पढ़ा भी था कि जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? इरिवर्सिबल होते हैं। और इन प्रोसेस के दौरान जो चेंज इन एंट्रोपी होती है वो हमेशा इंक्रीज कर रही होती है। और इसका प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज ऑफ एंट्रोपी का जो थ्योरम पढ़ा था वो भी इसी से रिलेटेड था। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट इसका पॉइंट है वो ये है, द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ एंट्रोपी ऑफ अ सिस्टम। इसी की बुनियाद पर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, और वो सेकंड डेफिनेशन जो है वो यही थी। और लास्ट पॉइंट जो इसका ये है कि ड्यू टू इंक्रीज इन एंट्रोपी अनअवेलेबल एनर्जी इंक्रीजेज। ये भी हमने पढ़ा था जब इसके एंट्रोपी को डिफाइन किया था, इसको एक अनअवेलेबल एनर्जी के भी वो हमने डिफाइन किया था। और उसकी एक एग्जांपल भी देखी थी कि अगर हम कोई ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें एक हॉट बॉडी है और दूसरी कोल्ड बॉडी है, और वहाँ पे एग्जांपल भी दी थी कि हायर टेम्परेचर रिजर्वायर का जो टेम्परेचर है वो 200 डिग्री है, लोअर का जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपका सिस्टम जो है वो क्या करता है कि हॉट बॉडी से हीट लेता है, उसका कुछ पार्ट जो है वो कन्वर्ट कर देता है गैस में, वर्क में, और रिमेनिंग हीट जो है कोल्ड बॉडी की तरफ अर्ज कर देता है। तो इस तरीके से कुछ देर के बाद हमने देखा था कि बोथ साइड का टेम्परेचर जो है वो क्या हो गया,
150 डिग्री। और जब दोनों साइड का टेम्परेचर 150 डिग्री हो तो फिर वर्क नहीं होता, तो एक ही सिस्टम बन जाता है। ये चंद फिजिकल सिग्निफिकेंस थी किसकी, एंट्रोपी की। तो ये क्वेश्चन भी एक्चुअली डिफाइन एंट्रोपी या फाइंड अपना फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गिव द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। और इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक इसके एंड पे है हमारे हीट डेथ का। और इसका लास्ट पॉइंट भी यहाँ पे दिया हुआ है। और छठा पॉइंट जो है अकॉर्डिंग टू Freeman, and the entropy is a measure of disorderness. This disorderness can be evaluated by using the relation S is equal to K log WP। ये रिलेशन भी एंट्रोपी का एक अलग से टॉपिक जो है वो पढ़ाया जाता है। Where K is the Boltzmann constant and W is the disorder पैरामीटर। W जो disorder पैरामीटर, K जो है ये क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और S जो है एंट्रोपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी के साथ ही हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का वो आएगा हीट डेथ का। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं तो सही, लेकिन टाइम की कमी की वजह से फिर हम इन चीज़ों को बाईपास कर रहे हैं। ये हीट डेथ का जो है, हीट डेथ ऑफ द यूनिवर्स, ये भी एक टॉपिक अलग से छोटा छोटा पूछ लिया जाता है कि हीट डेथ से क्या मुराद है ऑफ द यूनिवर्स। इसके अंदर जो कंसेप्ट ये आइडिया दिया गया है वो ये है कि एक लंबे अरसे के बाद इस वर्ल्ड के अंदर, क्योंकि तमाम प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल है तो उनकी एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है। अब साइंटिस्ट का ख्याल है कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जितने भी इरिवर्सिबल प्रोसेस हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे। जब इक्विलिब्रियम स्टेट में होंगे तो हमारे पास अनअवेलेबल एनर्जी जो है वो हो जाएगी और हम कोई वर्क जो है वो नहीं कर सकेंगे। जब कोई वर्क भी नहीं होगा तो हमारी फूड भी हजम नहीं होगी और खाना भी नहीं पकेगा, क्योंकि तमाम चीज़ों का टेम्परेचर एक ही हो जाएगा, या तमाम चीज़ों की एंट्रोपी जो है वो दूसरे अल्फाज में वो एक ही जो हो जाएगी। और इसी का नाम जो है वो उसमें हीट डेथ का नाम दिया गया। लेकिन वो कहते हैं कि इसके मिलियन या बिलियन ईयर जो है इसके ऊपर लग सकते हैं। अब देखिए, इन द यूनिवर्स द नेचुरल प्रोसेसेस दैट आर टेकिंग प्लेस सच एज फ्लो ऑफ हीट है, कंडक्शन है, रेडिएशन, मिक्सिंग, डिफ्यूजन एंड सो ऑन आर ऑल इरिवर्सिबल and in these processes the system tends to have maximum value of entropy by attaining a uniform state of temperature, pressure, composition, etc. एंट्रोपी इंक्रीज कर रही है लेकिन सिस्टम जितने भी हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म इक्विलिब्रियम स्टेट की फॉर्म में चल जा रहे हैं। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द एंटायर यूनिवर्स वुड अटेन अ स्टेट ऑफ एब्सोल्यूट यूनिफॉर्मिटी एट सम डिस्टेंट फ्यूचर, यानी एक लंबे अरसे के बाद। In such a state, all physical, chemical, and biological processes would stop, although there would be no change in the total energy of the universe। जब टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स जो है वो चेंज नहीं होगी तो इट मीन्स अनअवेलेबल एनर्जी हो जाएगी और हम कोई वर्क भी नहीं कर सकते। As there will be no temperature difference, it will not be possible to convert any amount of heat into even a small amount of useful work। This means that we are heading towards the heat death of the universe, क्योंकि जब पूरी वर्ल्ड का ही टेम्परेचर एक हो जाएगा या एनर्जी सेम हो जाएगी तो हमारे पास नो एनर्जी इज अवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। Heat death of the universe, this state being inevitably approached, although it may take millions of billions of years। ये जो हमारी अप्रोच है कि ये मिलियन ऑफ बिलियन ईयर जो है उसके बाद यहाँ तक पहुँच सकते हैं, उससे पहले तो नहीं सोचा जा सकता। बहरहाल एक कंसेप्ट है साइंटिस्ट का कि एक वक्त ऐसा आएगा कि यूनिवर्स, होल यूनिवर्स का जो एनर्जी है वो सेम हो जाएगी। जब एनर्जी सेम हो जाएगी देन देयर इज नो
एनर्जी अवेलेबल टू डू वर्क, और हो सकता है इसके मिलियन या बिलियन या जो है वो लक्स। तो यहाँ पर ये हमारे इस चैप्टर का इख्तिताम होता है, और इस चैप्टर के साथ साथ हमने कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स भी देखे थे। ये फर्स्ट एग्जांपल थी, इसको हमने देखा, सेकंड को भी देखा। इसी तरीके से ये फोर्थ क्वेश्चन 5 हो गया। तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसके बारे में मैंने कहा था लास्ट पे कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व करने हैं, न्यूमेरिकल्स जो है। तो यहाँ पर हमारे इस चैप्टर का इख्तिताम होता है। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप वो मेरे से रब्ता कर सकते हैं, क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़। फिर यहीं पे हम अपने इस लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे या यूट्यूब इसी जूम पे क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।